नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाच्य। यदि आप लोगों को याद होगा, क्योंकि सेशन हमारा काफी टाइम बाद यहाँ पर स्टार्ट हुआ है फिर से हिंदी का, तो इसमें हम यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है वाच्य। और वाच्य में हम यहाँ पर काफी सारी चीजें जो है पढ़ चुके थे। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था वाच्य किसे कहते हैं, यानी कि वाच्य की परिभाषा। और उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर वाच्य परिवर्तन, यानी कि वाच्यों को परिवर्तित कैसे किया जाता है। और उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ रहे थे लास्ट जो वाच्य की पहचान, यानी कि आप वाच्यों की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो वाच्य जो हमारा टॉपिक है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्लास 9th और क्लास 10th के लिए। अगर आप क्लास 9th में ही बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो क्लास 10th में आकर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये एक बोर्ड एग्जाम्स का भी हमारा एक टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको वाच्य जो है वाच्य परिवर्तन संबंधित जो प्रश्न है वो हमेशा देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो देखते हैं हमने क्या कुछ पढ़ा था अपने लास्ट सेशन में। तो हमने देखिए यहाँ पर पढ़ा था सबसे पहले वाच्य किसे कहते हैं, यानी कि वाच्य की परिभाषा हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने सबसे पहले जो बताया था वो बताया था कि वाच्य किसे कहते हैं या वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी कि आप जो वाक्य कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं उसमें बोलने का विषय क्या है। और ये सारी चीजें अब देखिए, हमने कहा कि जो ये सारी चीजें हमें पता चलती है वो हमें पता चलती है क्रिया से, यानी कि जो आपका वाक्य है उसके अंत में जो क्रिया होती है, क्रिया से ही हमें ये पता चलता है कि वाक्य आखिर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो क्रिया के इसकी परिभाषा भी इसी प्रकार बनती है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय, यानी कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा था और इसकी मैंने आपको प्रॉपर अलग से परिभाषा भी नोट करवाई थी। और देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने वाच्यों के विषय में आपको और अच्छे से यहाँ पर डिटेल में बताया भी था। जैसे कुछ हमने यहाँ पर वाक्य लिखे थे और उन वाक्यों में मैंने आपको बताया था कि 3 या 4 तरह के वाक्य हमने लिखे और देखा कि सबकी क्रियाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। सभी वाक्यों की क्रियाएं क्या है, भिन्न है, यानी कि अलग है। तो जब हमने देखा कि इनकी क्रियाएं भिन्न क्यों है, क्योंकि हमने देखा जो हमारा पहला वाक्य था आयुष पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें जो हमारी क्रिया है वो हमारे कर्ता यानी कि काम करने वाले व्यक्ति के आधार पर लिखी गई है, तो इसीलिए यहाँ पर क्रिया अलग है। ठीक है, हमने कहा आयुष पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है। ठीक है, पढ़ता है जो क्रिया है वो कैसी क्रिया है, एक वचन है और पुल्लिंग है। ठीक है, तो आयुष ये किसके आधार पर लिखी गई है, हमने देखा कि ये आयुष यानी कि जो हमारा कर्ता है, कर्ता कौन है, आयुष है, एक वचन है और पुल्लिंग है, के आधार पर ये लिखी गई है। तो इसीलिए हमने ये कहा कि ये हमारी क्रिया जो है कर्ता के आधार पर लिखी गई है। फिर दूसरा वाक्य था हम संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। ठीक है, तो संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है जो हमारा वाक्य था, इसमें हमने देखा कि क्रिया डिफरेंट है, फिर से यहाँ पर क्रिया जो है वो अलग है। अब हमने देखा कि क्रिया कैसे अलग है, हमने मैच किया पहले संतोष से। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया हमारी संतोष से मैच नहीं हो रही थी, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर जाता है क्रिया है। ठीक है, गेंद से, अब लेकिन यहाँ पे देखेंगे हमने देखा कि कुछ और भी चीजें हैं जो उसके साथ लगी हुई। तो संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है, तो यहाँ पर अब जो मुख्य है वो कर्म है। ठीक है, यानी कि संतोष जो है कर्ता है, लेकिन कर्ता से प्रधान यहाँ पर है कर्म, तो गेंद से खेला जाता है। ठीक है, नेहा से गाया नहीं जाता, उसमें हमने देखा कि फिर से हमारी क्रिया अलग है। तो इस तरह हमने तीनों वाक्यों में देखा कि क्रिया भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, और इसी के आधार पर हमने यहाँ पर क्रिया जो वाक्य है
उनकी परिभाषा बनाई कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि जो वाक्य है उसमें कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार किसके अनुसार वह प्रकट हुई है उसे हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पर वाच्य की परिभाषा में पढ़ी थी। जो बच्चे जिन बच्चों ने उस टाइम पे पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ पाए होंगे आज उन्हें रिवीजन भी हो जाएगा, उनका रिवाइज भी, जो पढ़े हैं उनका रिवाइज हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं वो दोबारा से यहाँ पर समझ भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। फिर आता है वाच्य के भेद, जो हमने सबसे मेन टॉपिक हमारा था वाच्य के भेद। तो वाच्य के भेद में मैंने यहाँ पर आपको बताया, क्योंकि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता के कारण हमने देखा कि कहीं पर कर्ता की प्रधानता है, कहीं पर कर्म की प्रधानता है, कहीं पर भाव की प्रधानता है। तो उसी के आधार पर हमने बताया कि हिंदी वाच्यों के 3 भेद होते हैं। क्या बताया? हिंदी वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला भेद हमने बताया था कृतवाच्य, दूसरा भेद बताया था कर्मवाच्य और तीसरा भेद बताया था भाववाच्य। अब इसमें बहुत ज्यादा आपको एक तरह से समझने की या रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा इजी है। बस आपको थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है? कि जैसे हमने कहा कृतवाच्य, ठीक है, तो हमने कृतवाच्य कहा, तो कृतवाच्य हमने कैसे कहा? अब देखिए, ये वाच्य परिवर्तन संबंधित टॉपिक है, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर हमने कहा वाच्य के भेद। अब वाच्य के भेदों में जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इसको 3 भागों में बांटा, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर 3 भागों में बांटा। हमने बांटा कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो अब हमने कहा जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि जहां पर कर्ता प्रधान होता है, अर्थात जहां पर क्रिया का रूप, जहां पर क्रिया का रूप जो होता है वो किसके आधार पर होता है? कर्ता के अनुसार होता है। यानी कि कर्ता, अगर रूप का अर्थ होता है लिंग और वचन, ठीक है, रूप का क्या अर्थ होता है? लिंग और वचन। तो जहां पर हमने कहा कि क्रिया कर्ता के आधार पर होगी, कर्ता यानी कि यदि कर्ता जो है स्त्रीलिंग है, क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। तो यानी कि क्रिया का जो रूप है वो पूरा का पूरा कर्ता के अनुसार होगा, काम करने वाले व्यक्ति के अनुसार होगा। तो तब हम कहते हैं कि वह कृतवाच्य है। और ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको लिखवाए थे, आप लोगों ने नोट भी किए होंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने देखिए उदाहरण में, मुन्ना सोता है, मोहन, देखिए स्टार जहां पर बनाया हुआ है वो सारे एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान से देखिएगा। मुन्ना सोता है, मोहन फल खाता है, रामू पुस्तक पढ़ता है, लड़कियां गीत गाती है। ठीक है, इसमें हमने क्या कहा? हमने कहा कि जब क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होती है, यानी कि क्रिया के लिंग वचन सब कर्ता के अनुसार होते हैं, तो वहां पर कृतवाच्य होता है। अब देखिए, हमने कहा मोहन फल खाता है, मोहन फल खाता है, मोहन क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, और क्या है? एक वचन है। आप क्रिया को देखेंगे सेम बिल्कुल एक वचन में लिखी गई है और पुल्लिंग में लिखी गई है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, इसमें कुछ भी ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है थोड़ा सा, और नोट डाउन तो करना ही है। तो ये सारी चीजें तो आपने पहले से नोट डाउन करी हुई है, ये सब चीजें आपने पढ़ी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम क्रिया के जो आपके वाच्य हैं उसमें वाच्यों के भेद और साथ ही वाच्य परिवर्तन, ये जो 2 टॉपिक है वो बहुत अच्छे से हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो इसमें तीसरा एग्जाम्पल हमने लिखाया था, रामू पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए, रामू जो है वो कर्ता है और एक वचन है और पुल्लिंग है, तो क्रिया भी रामू अर्थात कर्ता के अनुसार ही लिखी गई है, एक वचन और पुल्लिंग में। ठीक है, पढ़ता है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, लड़कियां गीत गाती हैं, लड़कियां गीत गाती है, लड़कियां बहुवचन शब्द है,
स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके अनुसार क्रिया लिखी जाएगी गाती है। ये डिफरेंस भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया है। देखिए है और है में डिफरेंस, ये सब छोटी क्लासेस में हमें पढ़ाया जाता है कि है जो होता है वो हमारा बहुवचन के लिए होता है और है जो होता है वो हमारा एक वचन के लिए होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा मोहन खाना खाता है, ठीक है, या मोहन फल खाता है शब्द हमने लिखा है तो है शब्द क्या है आपका एक वचन है। और अगर उसमें बिंदी लगा दे, उसको हम है उच्चारण करें तो फिर वो हमारा बहुवचन शब्द है। तो गाती है, गाती यानी कि स्त्रीलिंग और है यानी कि बहुवचन। ये था हमारा कृतवाच्य। तो देखिए इसके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई गई थी, आप देख सकते हैं, नोट भी किया होगा आपने। दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है क्योंकि कृतवाच्य है, फर्क नहीं पड़ता कि आपका वाच्य सकर्मक है या अकर्मक, यानी कि यहाँ पर वाक्य में जो क्रिया है वो सकर्मक है या नहीं, यानी कि क्रिया में आपका कर्म उपस्थित है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों तरह की क्रिया यहाँ पर होती है, दोनों तरह के वाक्य होते हैं यहाँ पर। एक तरह से दोनों तरह की क्रिया का प्रयोग होता है, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था अगला आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में अब देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा है कर्मवाच्य, तो जहां पर हमने कृतवाच्य पढ़ा वहां पर क्रिया किसके अनुसार थी लिखी गई थी, कर्ता के अनुसार लिखी गई थी। क्रिया के रूप और क्रिया का रूप किसके अनुसार था, कर्ता के अनुसार था। लेकिन यहाँ पर क्रिया का जो रूप है वो कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होता है, इसीलिए इसे कर्मवाच्य कहा जाता है। यानी कि जो क्रिया के लिंग और वचन होते हैं वो कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर इसमें ये चीज क्लियर हो गई। अगर आपको कृतवाच्य समझ आ गया तो सेम चीज आपने कर्मवाच्य में करनी है, लेकिन वहां पे कर्ता को हटाकर कर्म को प्रधानता देनी है। ठीक है, वहां पर कर्ता को हटाकर कर्म को प्रधानता देनी है। तो हमने कहा कि जब क्रिया का रूप, रूप यानी कि लिंग और वचन कर्ता के अनुसार ना होकर, एक एक चीज देखिए मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट आउट की है, एक एक चीज क्लियर की है, क्योंकि जब ये टॉपिक समझाया था तभी ये सारी चीजें मैंने आपको उस टाइम पे बताई थी। अगर आप लोगों को याद होगा, आप सभी ने नोट किया होगा, तो जरूर आपने इस तरह से इसको अच्छे से नोट किया होगा, क्योंकि अभी इससे आगे बढ़ना है और काफी टाइम बाद हमारा सेशन हो रहा है, तो एक बार रिवीजन तो बनता है ताकि बच्चों को पता चले कि हम आखिर पढ़ क्या रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो नए बच्चे होते हैं उनके लिए भी सही हो जाता है, उनको समझ आ जाता है कि हमारी क्लास में कौन सा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट यानी कि क्रिया का रूप, लिंग और वचन जो है वो कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होते हैं। और क्योंकि ये कर्मवाच्य है, अब देखिए कर्म के अनुसार होते हैं तो इसका अर्थ है कि इस वाक्य में कर्म उपस्थित होता है, यानी कि क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्रिया जो है हमेशा सकर्मक होगी, यानी कि आपका कर्म हमेशा इस वाक्य में उपस्थित होगा, क्योंकि तभी तो हम कर्म की प्रधानता यहाँ पर बता पाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर जो हमारा कर्ता होता है, काम करने वाला व्यक्ति जो होता है, उसके बाद से, द्वारा या फिर के द्वारा, ठीक है, से, के द्वारा या द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखेंगे जैसे हमने कहा किसान से हल चलाया जाता है, किसान से हल चलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए किसान से हल चलाया जाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, मालिन से, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है, मालिन द्वारा हार बनाया जाता है। अब मालिन क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। ठीक है, और अब यहाँ पर हमने कहा कि जो करता है उसके बाद से या के द्वारा या द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो हमने कहा मालिन द्वारा हार, कर्म क्या है, यहाँ पर क्या कर रही है मालिन, हार बना रही है, कर्म क्या है, हार, क्रिया क्या है, बनाना। ठीक है, बना रही है या बनाया जाता है। ठीक है, तो मालिन द्वारा हार बनाया जाता है।
हार आपका कर्म है और क्रिया भी आपकी उसी के अनुसार लिखी गई है, तो इसीलिए ये आपका कर्मवाच्य है। और आप देख सकते हैं हार जो है वो एक वचन है, पुल्लिंग शब्द है और उसी के अनुसार क्रिया भी एक वचन है और पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों से फुटबॉल खेला जाता है, बच्चों से। अब बच्चों से, बच्चों मतलब बहुत सारे बच्चे यानी कि बहुवचन, लेकिन फुटबॉल खेला जाता है। फुटबॉल क्या है, एक वचन है, पुल्लिंग है और बिल्कुल उसी तरह से आपका क्रिया भी क्या हो जाएगी, एक वचन और पुल्लिंग हो जाएगी। तो ये था हमारा कर्मवाच्य। नेक्स्ट देखिए हमारा भाववाच्य। तो अब यहाँ पर हमने बिल्कुल वही सारी चीजें करनी है, लेकिन क्या करना है, आपका जो क्रिया है वो ना तो कर्ता के अनुसार होगी और ना ही कर्म के अनुसार होगी। क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार होगी और ना ही कर्म के अनुसार होगी। क्रिया यहाँ पर वाक्य में आए हुए भाव के अनुसार होगी। तो आप देखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे कि जब क्रिया का रूप, अब फिर से क्रिया का रूप आ गया, तो क्रिया के रूप से यहाँ पर क्या मतलब है, क्रिया के रूप से यहाँ पर वही है लिंग और वचन। क्रिया के रूप से यहाँ पर वही चीजें हैं लिंग और वचन। तो यहाँ पर क्रिया का जो रूप होता है यानी कि क्रिया के जो लिंग और वचन होते हैं वो ना तो कर्ता के अनुसार होते हैं और ना ही कर्म के अनुसार होते हैं। वो किसके अनुसार होते हैं, भाव के, वाक्य में प्रेषित भाव के अनुसार होते हैं। जो वाक्य में भाव आया हुआ है उसके अनुसार वो लिखे गए होते हैं। ठीक है, ये हमने बताया था भाववाच्य में। भाववाच्य आपका क्या है, इसमें क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार ना ही कर्म के अनुसार, इसमें क्रिया होती है वाक्य में प्रेषित भाव, जो वाक्य में भाव आए हुए हैं। और दूसरी बात इसमें क्या होता है कि वाक्य ज्यादातर निषेधार्थक होते हैं, निषेध प्रकट करने वाले होते हैं, नहीं में बात करने वाले ज्यादातर इसमें वाक्य होते हैं। जैसे नानी से चला नहीं जाता, रागिनी के दादाजी से पढ़ा नहीं जाता। अब आप यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको बताया कि क्रिया तो ना तो कर्ता के अनुसार होती है ना कर्म के अनुसार, फिर कैसी होती है, ना क्रिया कर्ता के अनुसार होती है ना क्रिया कर्म के अनुसार होती है, तो फिर कैसी होती है, तो क्रिया फिर जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग होती है। और ये भी मैंने आप लोगों को नोट करवाया है, आप सभी ने ये भी नोट किया हुआ है अपनी नोटबुक में। ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने उस टाइम पे नोट डाउन किया होगा, तो ये उन्हें क्लियर हो रहा होगा। क्रिया सदा पुल्लिंग अकर्मक एक वचन होती है। ये आपको नीचे ऐसे कोट करके लिखना है कि जो भाववाच्य होते हैं उनमें क्रिया सदा अकर्मक होती है और पुल्लिंग होती है, यानी कि चाहे वो कैसा ही सेंटेंस हो, कैसा ही वाक्य हो, उसमें क्रिया हमेशा पुल्लिंग में होगी, अकर्मक होगी और एक वचन में होगी। कैसी होगी, पुल्लिंग होगी, अकर्मक होगी और एक वचन में होगी। ठीक है, ये आपको भाववाच्य में नोट कराया था। ठीक है, जिन बच्चों ने नोट किया है पहले, जिन बच्चों ने जो पहले उस टाइम पे क्लास अटेंड की है, उन्होंने जरूर नोट किया होगा, अपनी कॉपी में जरूर लिखा होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ तक काफी अच्छे से हमें क्लियर हो गया था। आप लोग को समझ आ रहा है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है, एक बार फिर से हैंड रेज करके बताएंगे, समझ आ रहा है आप लोगों को जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं? यस, वेरी गुड। तो अभी आंसर देने के लिए भी फिर रेडी रहिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि घर पर जाकर जो भी पढ़ाया है उसे एक बार जरूर रिवाइज करें। तो ये टॉपिक अभी तक तो यहाँ पर जितना पढ़ा है ये सिर्फ रिवीजन ही चल रहा है, ये रिवाइज कर रही हूँ मैं, ताकि आप आगे जो हम पढ़ेंगे, आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा वाच्य परिवर्तन, यानी कि अब वाच्यों को चेंज किया जाता है कृतवाच्य से कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य से भाववाच्य में या कृतवाच्य से भाववाच्य में। और आपके एग्जाम का जो टॉपिक होता है वो मेनली यही होता है, वाच्य को परिवर्तित कीजिए, वाच्य को परिवर्तन कीजिए, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाइए, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाइए। ठीक है,
अब देखिए ये भी आपका बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर आपने पहले पढ़ा है, समझा है। देखिए यहाँ तक भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना, यहाँ तक भी हमने पढ़ लिया था। और आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। क्रिया को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदला जाता है। जो क्रिया होती है, अगर किसी भी कृतवाच्य से कर्मवाच्य को बनाना हो तो फिर क्या करना होता है, फिर हमें क्रिया जो होती है, सबसे पहले हमें क्रिया को चेंज करना होता है। किसके अनुसार? हमें क्रिया को कर्म के अनुसार, ठीक है, जिस जिस तरह का कर्म का लिंग होगा, जिस तरह का कर्म का वचन होगा, उसके अनुसार उन्हें चेंज करना होगा, परिवर्तित करना होगा। और दूसरा, जो भी आपका कर्ता है, जो भी आपका कर्ता है, उसके बाद आपने से, के द्वारा या द्वारा शब्द जोड़ना है। ये बताया था मैंने, कर्मवाच्य की विशेषताओं में ये बताया था मैंने, ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखवाया है, मैंने पत्र लिखा, ठीक है, मैंने पत्र लिखा, ये कृतवाच्य है। मैंने पत्र लिखा, यहाँ पर कर्ता जो है, काम करने वाला व्यक्ति जो है, वो स्वयं कह रहा है मैंने पत्र लिखा। तो यहाँ पर क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार है, यानी कि मेरे अनुसार है, मैंने पत्र लिखा। लेकिन जब हमें चेंज करना है तो पहला पॉइंट हमने क्या बताया, क्रिया को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार। और यहाँ पर कर्म क्या है, कौन बताएगा जरा एक बार हैंड रेज कीजिए। मैंने पत्र लिखा में कर्म क्या है, कौन बताएगा? फटाफट हैंड रेज करेंगे। जीआईसी देवप्रयाग, जीआईसी श्रीकोट, हैंड रेज करेंगे बच्चा। मैंने पत्र लिखा शब्द में कर्म क्या है? जीआईसी देवप्रयाग, माइक लेंगे बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, क्लास 9th के बच्चे हैं आप सभी। यस मैम। ये हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक यहाँ पर चल रहा है, वाच्य। क्या इससे पहले आपने कभी वाच्य पढ़ा है? नो मैम, क्लास में पढ़ा था मैम। क्लास में पढ़ा था? माइक को मुंह के पास रख के बात कीजिए बच्चा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपके टीचर आपके सामने बैठे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से मैं भी हूँ। यानी कि मैं बिल्कुल कहीं और से नहीं आई हूँ, बिल्कुल इसी तरह से मैं भी आपसे बात कर रही हूँ जैसे आप अपने टीचर से बात करते हैं। तो जो चीज समझ में नहीं आती है वो आपने पूछनी भी है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल डरे हुए बैठे हैं और सिर्फ आपसे ही पूछा जा रहा है। ये प्रॉपर आपका, आप देखते हैं रेगुलरली क्लास होती है, रेगुलर हम आपसे मिलते हैं, डेली हम आपसे बातचीत करते हैं, फिर भी आप घबराते हैं। ये सिर्फ हमारा एक माध्यम है कि आप माइक लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी तरह से बात कर सकते हैं। ये हमारी लाइव क्लास है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आता है तो आप बताइए, अगर आपको नहीं आता है तो आप बता सकते हैं कि मैम मुझे नहीं आता या हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो आपने क्लास में पढ़ा है इस टॉपिक को? जी मैम। आपने नोट किया है अपनी नोटबुक में, हिंदी व्याकरण की नोटबुक में नोट किया है? जी मैम। हाँ जी। और यहाँ पर भी मैं ये जो टॉपिक है ना, इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ, तभी आप देख सकते हैं कि सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, कि क्योंकि ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। अभी हम जो इसके नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे वाच्य परिवर्तन अभी जो है, उसके बाद वाच्यों की पहचान। तो हमारा लास्ट जो सेशन था तो वो हमारा वाच्यों की पहचान पर खत्म हुआ था। इसीलिए, क्योंकि ताकि बच्चों को याद आ सके कि हम कहाँ पर थे, क्या पढ़ रहे थे, इसीलिए मैं इस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर रही हूँ। तो जब मैंने पढ़ाया तब आपने सुना इस लेक्चर को? जी मैम। बच्चे आवाज नहीं आ रही है, माइक को मुंह के पास रखिए, माइक को। जी मैम। तो अभी जब मैं बता रही हूँ यहाँ पर, जो भी आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझ आ रहा है? जी मैम। तो मैंने कहा कि हम कृत वाच्य से कर्म वाच्य में बदल रहे हैं यहाँ पर वाक्य को, ठीक है, वाच्य परिवर्तित कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है मैंने पत्र लिखा। तो इस वाक्य में आपको मुझे बताना है कि कर्म क्या है। कोई भी एक बच्चा फटाफट बताइए, कर्म क्या है? मैंने पत्र लिखा में कर्म क्या है?
गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम इसमें जो कर्म है वो पत्र है। वेरी गुड। इसमें जो आपका कर्म है वो पत्र है। थैंक यू। मैंने पत्र लिखा, तो बिल्कुल ये सामान्य सी भाषा में लिखा गया है, यानी कि कृतवाच्य है, क्योंकि कर्ता यहाँ पर स्वयं कह रहा है मैंने पत्र लिखा। तो इसको हमने कर्म वाच्य में बदलना है। तो कर्म वाच्य में बदलने के लिए देखिए ये दो चीजें हमें करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कर्ता के बाद से द्वारा या के द्वारा जोड़ना है। तो मैंने को हम क्या लिखेंगे, मुझ से। ठीक है, मुझ से। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा फिर से वो कर्म आएगा, पत्र। अब देखिए तीसरा यहां पर है लिखा, मैंने पत्र लिखा। ठीक है, तो जो आपका यहां पर ये क्रिया है, क्रिया का जो मूल रूप होता है, अगर आपका लिख है या लिखना है, ठीक है, क्रिया का मूल रूप जो है वो इस तरह से होता है। अगर लिखना है तो लिख, चलना है तो चल, खाना है तो खा, जाना है तो जा। ठीक है, जा, चल, खा, दौड़। ठीक है, ये सब क्रिया के मूल रूप है। तो क्रिया के मूल रूप में हमें आ जोड़ना होता है। ठीक है, आ जोड़ना होता है या या जोड़ना होता है। तो हमने जोड़ा है आ। मुझसे पत्र लिखा गया। ठीक है, मुझसे पत्र लिखा गया। अब यहां पर क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार, यानी कि पत्र के अनुसार, मुझसे पत्र लिखा गया। ठीक है, पत्र क्या है आपका, पत्र क्या है, एक वचन है, पुल्लिंग है। क्रिया भी उसी के अनुसार लिखी गई है, एक वचन और पुल्लिंग। ठीक है, इसी तरह से वह दिन में दूध पीता है, तो उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है। जैसे मैंने क्या कहा, पीना, सोना, खाना, जाना, ये सब क्या है, आपके क्रिया है, लेकिन इनका मूल रूप धातु क्या होता है, पी, खा, जा, नहा, सो, गा, ये सारी चीजें। तो उसके द्वारा दिन में दूध पिया, मैंने क्या बोला था, आ अथवा या जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये चीज। तो उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है। फिर यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल लिखवाए थे। रवि पुस्तक पढ़ता है, रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, सुधा गीत गा रही है, सुधा के द्वारा गीत गाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे आपके थे कृतवाच्य से कर्मवाच्य। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। ठीक है, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। अब देखिए कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए भी आपको सेम चीजें करनी है। कर्ता के साथ आपने से जोड़ना है, और भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग जो होता है वो सदैव पुल्लिंग होता है, एक वचन होता है और अकर्मक होती है क्रिया। ये आपको याद है ना। भाववाच्य में क्या विशेष है कि क्रिया हमेशा एक वचन होती है, पुल्लिंग होती है और अकर्मक होती है। तो आपने इसको यहाँ पर इस तरह से चेंज करना है। और दूसरी आपने देखा होगा वाक्य ज्यादातर क्या होते हैं, निषेधार्थक या नकारात्मक रूप में ज्यादातर इनके वाक्य होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर लिखवाए थे। हिरन दौड़ता है, तो हिरन से दौड़ा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद हमने वाच्यों की पहचान, कैसे आप वाच्यों की पहचान करेंगे, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करना है। तो आप देखेंगे कि इसको भी हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ा हुआ है और इसको आगे हम और पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इसमें अभ्यास के कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो अभी जो हमारा सेशन है फिलहाल वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। बाकी का जो ये टॉपिक है इसको कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।